So dear students, this is a discussion about the CA Inter FMEFF paper, Financial Management Economics for Finance, paper number 8, new syllabus. 100 marks paper, Financial Management 60 marks, Economics for Finance 40 marks. ये जो नवंबर 20 एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें मेरा स्लोगन था स्टूडेंट्स को, अंत भला तो सब भला. एज इन ये पेपर नंबर 8 होता है ना, तो जब एग्ज़ाम आता है 8 एग्ज़ाम, तो बॉडी पूरी टूट जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं. पर मैंने बोला कि ध्यान रखना, ये जो पेपर आपका इतना अच्छा जाएगा कि आपको लगेगा यार एकदम सारे एग्जामिनेशन अच्छे गए हैं. और ये हर एक स्टूडेंट के साथ हुआ है जो क्लासेस लिए थे. दे हैव फेल्ट दैट यार ये पेपर बचा लिया. मार्क्स पे भी रिफ्लेक्ट होगा जब अनाउंस होंगे. सो आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ this paper, what is the institute wanting to check over here, what are your expectations about the exam for this paper, and future में कैसे help करेगा, अपने पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये सारा डिस्कशन अपने यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है ना, चलिए बात करते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस पूरे के पूरे लॉकडाउन 2020 में अपने आप को नेट डेट फ्री कर लिया. इट वॉज सच अ बिग न्यूज़. एवरी अदर डे, मार्च, अप्रैल, मई में हम लोग सुनते थे रिलायंस ने 5% स्टेक डाइल्यूट किया और इतना $1 बिलियन रेस किया है. 2% स्टेक डाइल्यूट किया, इतना $1 बिलियन रेस किया. एंड एवरीबडी वॉज लाइक सरप्राइज्ड. तो रिलायंस वेंट टूवर्ड्स इक्विटी. इट डिड अवे विथ डेट. डेट में इतनी क्या खराबी है? डेट तो सस्ता होता है, टैक्स शील्ड मिलती है. इक्विटी तो कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है. रिलायंस ने डिसीजन लिया. कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है कंपनीज के लिए ये डिसाइड करना कि डेट इक्विटी रेशो क्या रखना है. फॉर इंस्टेंस, जब मार्केट कंडीशंस बहुत ख़राब है, बिजनेस में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो ऑलरेडी बिजनेस रिस्क है और आप डेट भी ज़्यादा लोगे तो फाइनेंशियल रिस्क भी हो जाएगा एंड ओवरऑल रिस्क बिकम्स अनबियरेबल फॉर शेयर होल्डर्स. इट हैज़ हैपेंड विथ मेनी कंपनीज. यू टॉक ऑफ द अदर ब्रदर अनिल अंबानी, सो मच ऑफ डेट एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हिज डाउनफॉल. तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस अपने सीए फाइनल में नहीं पढ़ते हैं, अपने कहीं नहीं पढ़ते हैं, सीए इंटर में पढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि जो फंड्स उठा रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है. बिकॉज सेटरिस पेरिबस जितने कमती पैसे में जितने कमती कॉस्ट में पैसा उठाएंगे उतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे. लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हायर द वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है. जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी कि अ कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, इट इज रन बाय द मैनेजमेंट. Management should run the company in such a manner that profits, sales, they rise and the share price keeps on going up and shareholders become more and more wealthy. इसी हिसाब से पैसा जो उठाते हैं वो लगाया जाता है into projects. ठीक है, into big projects, mega projects, okay, which have huge investment of funds, and you have to evaluate the project, not only the cash flows but also the risk involved in the project via several techniques using statistics and probability analysis. तो ये पूरा पार्ट जो सीए फाइनल में हुआ करता था, कैपिटल बजटिंग और रिस्क एनालिसिस, वो सीए इंटर में आता है और उससे यूजुअली 15 या 20 नंबर का एग्जाम में आता है. ओके, वन ऑफ द मेन डिसीजंस. Tomorrow you become a chartered accountant and a CFO in a company, you will find that if it's a manufacturing company, there will be a lot of big projects that you have to prepare the risk analysis and cash flows. You have to prepare a project report, okay, covering the financial aspect, marketing aspect, social aspect. वो सारा का सारा capital budgeting में involved. कभी कभी लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बाद अपने शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग डिसीजंस को ध्यान नहीं देते. एंड दैट इज वाई वी हैव द थर्ड टॉपिक विच इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. कि डे टू डे जो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, WIP, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वो बहुत हाई लेवल तो नहीं है ना, वरना अपना पैसा ब्लॉक्ड हो रहा है. कैश जो मैनेज करे, ट्रेजरी ऑपरेशंस, कितना बड़ा एरिया है ट्रेजरी ऑपरेशंस, कि कंपनी में एडिक्वेट कैश होना चाहिए पर ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए.
क्या क्या डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स है जो यूज हो रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ कैश, सरप्लस कैश को कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, कैश बजट कैसे बनाते हैं, ठीक है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, अपने क्रेडिट सेल करते हैं क्या और करते हैं तो किस टर्म्स में करते हैं, उनको कलेक्ट कैसे करते हैं, क्या अपने को फैक्टरिंग को अवेल करना चाहिए क्या, और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल जो अप्लाई करते हैं ना बैंक के पास, ओके, फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, तो अपने को फोरकास्ट देना पड़ता है वर्किंग कैपिटल का, वो फोरकास्ट कैसे प्रिपेयर होता है, दैट इज द थर्ड एरिया। तो वन एरिया वाज फंड रेजिंग, द अदर एरिया वाज इन्वेस्टमेंट, जिसमें दो आ गया, एक तो कैपिटल बजटिंग और दूसरा हो गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा वी हैव डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, एक फर्म अर्न किया, वो अर्निंग को वो रीडिस्ट्रीब्यूट करे, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर्स को, या प्लाउ बैक करे बिजनेस में ग्रोथ के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करे डिविडेंड या प्लाउ बैक करे, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। देयर हैव बीन सेवरल ओकेजन्स जहां कंपनीज की डिविडेंड पॉलिसी चेंज होने से शेयर का दाम कहां से कहां चला गया। तो जो एकदम ग्राउंड लेवल कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है ना, और जो मार्केट्स में इतना इंपॉर्टेंट होता है, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस ये इंटर में इन्वॉल्व है। अब अगर उसको बहुत ही खराब तरीके से पढ़ा गया, ये समय, तो नंबर 1 तो बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो गया। कभी भी फ्यूचर में जब वो कंपनीज का फाइनेंस देखेगा, प्रोक्योरमेंट, डिविडेंड और ये सब, तो वो कभी भी प्रैक्टिकली सोच नहीं पाएगा, बिकॉज बेस लेवल में उसको रिस्पेक्ट नहीं आया था इन टॉपिक्स का। ही विल नेवर बी एबल टू रिस्पेक्ट, ही विल फील दैट नो, ये तो ऐसे ही है, कुछ है ही नहीं, एनपीवी आईआरआर क्या होता है, कैलसी में कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज नॉट द वे। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपके पूरे करियर को शेप करने वाला है। इट डिपेंड्स अपॉन किस रिदम से आप पिकअप करते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स वी हैव वन मोर चैप्टर कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, इसका मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी का एनालिसिस करे कि कंपनी क्या वर्थ इन्वेस्टिंग है। इफ यू वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, व्हिच रेशियोज डू यू लुक एट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ओके, रिटर्न रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, liquidity ratios. You are a creditor of a company, what ratio do you look at? You are a bank going to give loan to a company, what ratio should you look at? What are the limitations of those ratio analysis? एक कंपनी ने कैसे विंडो ड्रेसिंग की है, उससे कैसे अपने कंपनी का सही सब्सटेंस फाइंड आउट करें। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ओके, वंडरफुल टॉपिक। तो ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का सिलेबस है। टोटल में 6 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का कंपलसरी होता है, 20 नंबर का, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से आपको एक छोड़ना है, ओके। तो 20 नंबर का हो गया और 4 और करेंगे तो 20 और 4 10 नंबर का है तो 60 नंबर का हो जाएगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, वो थियरी होता है। तो व्हाट इज द गुड न्यूज़, आपको ऑलरेडी लॉ में इतना थियरी पढ़ना है, ऑडिट में इतना थियरी पढ़ना है, EISSM में इतना थियरी पढ़ना है। कम से कम ये पेपर है जहां पे थियरी का टेंशन नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। सो दिस इज द जर्नी, द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंस। ये फाउंडेशन में कोई फाइनेंस होता नहीं है। इंटर में आके भी अगर अकाउंट्स मेंटालिटी से, अकाउंट्स टीचर से या कॉस्ट टीचर से अगर अपने FM पढ़ेंगे तो कहाँ अपने स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। द वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड इन माई लाइफ इज स्पेशलाइजेशन, कि आपको स्पेशलिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। अकाउंट्स फ्रॉम द अकाउंट्स टीचर, कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट टीचर, फाइनेंस फ्रॉम द फाइनेंस टीचर। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। मोटा मोटी तो कोई पढ़ा देगा, ओके, मोटा मोटी तो कोई पढ़ा देगा। कांट आई टीच कॉस्ट? आई कैन डेफिनेटली टीच कॉस्ट। सीए इंटर में ऐसा क्या चीज़ है जो जनरली एक एबल बंदा पढ़ा नहीं सकता है? ऑब्वियसली पढ़ा सकता है, बट आप मैंने जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अगर जूनियर्स को ठीक से एडवाइस नहीं करेंगे टू टीच, to take classes or to take guidance from an expert who specializes in that field, it's very important. Otherwise the entire foundation is gone, मैंने कुछ बचेगा नहीं। Let's come to EFF, Economics for Finance। मैं लास्ट 20 सालों से वेट कर रहा था कि कब ऐसा होगा कि CA स्टूडेंट्स फाउंडेशन में जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट, वो छोड़ेंगे, कब वो लोग एक्चुअल मैक्रो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ पाएंगे, ठीक है, और कब वो लोग समझ पाएंगे कि ये इकोनॉमिक्स शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में, मनी मार्केट में कैसे यूज होता है, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कैसे जीडीपी ग्रोथ रेट इन्फ्लुएंस करता है मार्केट एक्टिविटी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को एडजस्ट करता है और मैन्यूवर करता है इकोनॉमी में, जो बजट आता है वो बजट में कैसे वो लोग एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं बिटवीन सोशल जस्टिस, गरीबों के प्रति, एंड एफिशिएंसी टू इंश्योर दैट एफिशिएंसी लेवल्स आर हाई।
एक एक एक्शन जैसे डिमोनेटाइजेशन, जैसे जीएसटी, उन सब का इकोनॉमिक रैशनल क्या था और उसका क्या इंप्लीकेशंस हुआ, ठीक है। नेशनल इनकम का क्या इम्पैक्ट है अक्रॉस इकोनॉमीज एंड ऑन द स्टॉक मार्केट, ये सारा का सारा चीज सीए इंटर में इन्होंने डाला, ठीक है। तो सीए इंटर में वी डोंट हैव इकोनॉमिक्स, इट इज सो रॉन्ग दैट सब जन इकोनॉमिक्स बोलते रहते हैं। और उससे क्या होता है, फाउंडेशन के टीचर्स कुछ सीए इंटर का इकोनॉमिक्स चालू कर देते हैं। अरे यार, आप लोग डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट, आपको फाइनेंस कहाँ आता है? तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो बट फॉर फाइनेंस नहीं पढ़ा रहे हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या जानते हैं, स्टूडेंट को लगता है वो इकोनॉमिक्स में तो बस बकना पड़ेगा, जैसे पटर करते थे ना क्लास 11-12 में, दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर से ऊपर का नहीं है, सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं या 1 नंबर का है या 3 नंबर का है, 3 से ऊपर का क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब कोई पूछे ना सर 60/60 एफएम में 40/40 इको में, बताइए ना किस में ज़्यादा ईजी है? 40/40 इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में ज़्यादा ईजी। और आपको विश्वास नहीं होता है, जो लोग भी नवंबर 20 में अपियर किए हैं प्लीज़ उनसे पूछिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में 40 में से करीब 15 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल आता है। एक्सचेंज रेट के ऊपर सम आएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी पे सम आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड का थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज हेक्शा-ओहलन थियरी पे सम आएगा, नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन पे सम आएगा, ठीक है। आरबीआई का जो M1, M2, M3, M4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई उस पे सम आएगा, आरबीआई का जो मनी मल्टीप्लायर थियरी ऑफ हाई पावर्ड मनी है उसके ऊपर सम आएगा। इट इज ब्यूटिफुल बट वंस अगेन क्या हुआ है बाजार में मैं बता रहा हूँ आपको, एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। मेरे को जो भी लोग जानते हैं इन द टीचिंग फ्रेटर्निटी, मैं कभी भी दूसरे टीचर्स के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, पर जब मेरे को लगता है कि मासेस ग्रॉस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं एंड उनका पूरा करियर खराब हो जा रहा है, इट इज नेसेसरी फॉर मी टू स्पीक आउट। इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट अपॉन मी टू स्पीक आउट कि अगर एक EISSM टीचर FM इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, अगर एक कॉस्ट का टीचर FM और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ाएगा, अगर एक अकाउंट्स का टीचर FM इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, 8 की टीचर अकाउंट्स पढ़ाएगा, कॉस्ट पढ़ाएगा, FM पढ़ाएगा, जो स्टूपिडिटी है लोअर लेवल पे, हो सकता है कोई स्टूडेंट सोचे हाँ यार कैलिबर तो है इसमें, सब कुछ पढ़ा सकता है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बाद में जाके आपका करियर एक पर्टिकुलर फील्ड में बनने वाला है, ठीक है। वो फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर आप सही डिसीजन फाउंडेशन में नहीं लेते हो, ठीक है, कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहाँ से क्लासेस ले, अगर आप गलत डिसीजन लेते हो, इट इज़ नॉट अबाउट आपका सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा कि नहीं, इट इज़ अबाउट द फैक्ट दैट आपका पूरा का पूरा बेस जो है खराब हो जाएगा। आप फ्यूचर में डिसाइड करोगे कि मेरे को CFA करना है या मेरे को FRM करना है या मेरे को CPA करना है, ओके, या फ्यूचर में और ये कोर्सेज करना तो खैर सेकेंडरी बात है, मेरे को करियर बनाना है। आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, वर्किंग इन JP Morgan, वर्किंग इन Goldman, वर्किंग इन Credit Suisse, वर्किंग इन Barclays, और आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। 1 लाख करोड़ उस म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है, आप उसको मैनेज कर रहे हो। You have to analyze the economies, na? You have to do global asset allocation. How do you do that? What happened as a result of Trump carrying out all the activities जिसमें उसने इंटरनेशनल ट्रेड को पूरा स्पॉइल कर दिया, ओके, WTO गैट की धज्जियां उड़ा दी। और अब बिडेन क्या करेगा? What is China doing? What type of policies various governments are doing? And if you don't have answers to this, do you think in this कमिंग डेकेड, ये जो 10 साल आने वाले हैं, उसमें क्या रट के कोई चीज कॉपी करके उतारने का समय आने वाला है? इट इज बैड दैट अभी भी CA में, इंटर में, फाइनल में वो रट के उतारने का अभी भी है, बट थिंग्स विल चेंज बिकॉज AI, ML, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के आने से आप कितना याद कर सकते हैं उसका तो सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बिकॉज आप कभी भी मशीन का मुकाबला नहीं कर सकते रेपिटेटिव टास्क के लिए। तो आप रेपिटेटिव टास्क करना चाह रहे हैं? नो, you are supposed to understand how to analyze data, you are supposed to understand how to make a forecast of the economy and use it in the financial markets. You are going to compete with eco-honor student, you got to know economics in and out, you got to have a solid base in finance. मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ ये बोलते हुए, and this emotion is not because of the fact that I am teaching and I want business. You know very well, मैं इतने सारी वेरिड चीज़ें पढ़ाता हूँ, पर मेरे को पता है जो CA स्टूडेंट है इतना मेहनती है, अगर वो तुल जाए, उसको सही गाइडेंस मिल जाए, कोई और उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड गाइडेंस, ठीक है, गड़बड़ होता है। इनफैक्ट जो Tier 2 सिटीज में या स्मॉल टाउन्स में लोग हैं ना, कोई पाली में बच्चा पढ़ रहा है, कोई रांची में पढ़ रहा है, कोई
झारखंड में पढ़ रहा है, कोई गांव में पढ़ रहा है, वो बच्चा क्या सोचता है, नहीं नहीं यार मैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर पाऊंगा, मैं थोड़ी ट्रेजरी कर पाऊंगा। एकदम गलत है, पूरा बाजार खुल गया है। You can do whatever you want to sitting in a small place. You don't have, in fact, you have an arbitrage advantage. Okay, जियो वगैरह के आने से इंटरनेट का स्पीड तो है ही। आप गलत सोचते हो अगर आप अपने लाइफ का एस्पिरेशंस लो कर रखे हो तो, ठीक है। You do not have to think that यार मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मैं तो भोपाल में रह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। Look at people in SSCI. भोपाल में तानिश सर, what a brilliant trading he is doing in visual trading. Look at सिद्धांत सर, ओके, ही इज फ्रॉम आसनसोल, रानीगंज, एंड व्हाट ही इज डूइंग। तो मैं तो देखता हूँ जो मेन सब्सटेंस है, जो दम है, वो तो टियर 2 टियर 3 सिटीज में वही तो इंडिया का मेन वो माने सब्सटेंस छिपा हुआ है। ओके, घोर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, छोटे छोटे जगह के अंदर, राजस्थान के अंदर, माने जो कैलिबर छुपा हुआ है। व्हाट डू आई से अबाउट इट? डू नॉट अंडरमाइन योर एस्पिरेशंस बिकॉज ऑफ समबडी सेइंग समथिंग। कोई अगर सीए बना था 1990 में और वो आपको डिस्करेज कर रहा है, नहीं यार ये सब क्या होगा, ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट सब गैम्बलिंग है। दिस इज स्टुपिडिटी एट इट्स हाइट्स। मार्केट्स आर द बिगेस्ट क्या बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड ऑफ हाउ अ कंपनी हैज परफॉर्म्ड। बिगेस्ट रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। इवन इफ यू आर ट्रेडिंग का रिजल्ट तुरंत दिखता है, कोई झूठ नहीं है, तुमने लॉस खाया। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस अप्रेजल कहां पे होगा? Please, you are in this economy. Do not have an aversion towards technology. Do not have an aversion towards financial markets. ठीक है, you have to embrace financial markets. Okay, and you have to have a passion for it. CA फाउंडेशन के बाद ये CA इंटर में जाते हुए ये आपके पास मौका है ये पैशन जनरेट करने का। प्लीज को खराब मत कीजिएगा, वरना 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग या तो सीए में अटके हुए हैं या निकल भी गए तो अकाउंट्स का, बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं, और वो लोग लेमेंट करते हैं कैसा लाइफ हो गया यार, इससे बढ़िया मैं सीए करता ही नहीं। डू नॉट डू दैट, डू नॉट लेट इट हैपन टू यू। ओके, सीए इंटर FMEFF की क्लास अपनी स्टार्ट हो रही है 5 जैन से स्टार्ट हो रही है सीए इंटर FMEF। इतना बढ़िया बेस बनाएंगे और इतना बढ़िया मार्क्स दिलवाएंगे, इतना बढ़िया सेटिस्फैक्शन दिलवाएंगे। कोई भी जिंदगी में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो आप वेट कर रहे थे कि यार फाउंडेशन कर तो लिए पर उतना मजा नहीं आया फाउंडेशन करने का। कम ज्वाइन मी। जो लोग फाउंडेशन दिए हैं उन लोग को रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत पास आ जाएगा। सारे नए नए सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंट्स, हालत खराब एडवांस्ड अकाउंट्स में, कॉस्ट, टैक्सेशन, ओके, लॉ, ऑडिट, EISSM, किसी भी सब्जेक्ट को आपने कम पे इंपॉर्टेंस दिया एंड यू विल फाइंड बहुत दिक्कत हो जाएगा। बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने 95, 96, 98% लाए हैं ISC में बोर्ड एग्जाम्स में, और CA में आके, इंटर में आके हालत खराब हो जाता है। क्यों ऐसा हालत खराब होने दे? जो फाउंडेशन दिए हो गया, आप दिसंबर एंड में मस्ती कर लिए। ज्वाइन मी ऑन द 5th of Jan फॉर लाइव क्लास ऑफ FMEFF, फुल लाइव क्लास 100%। प्लीज ज्वाइन, do not take a second thought in this regard. You can go to the ULearn website या various partners website to join FMEFF which I am starting on the 5th Jan. Okay? ULearn की वेबसाइट पे जाके या BB Virtuals की वेबसाइट पे या जहाँ पे भी लिस्टेड है वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्लीज डू रजिस्टर। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।